इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय जाती हुई। 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख का ऐलान भी संभव है। हमारे साथ राष्ट्रपति भवन से अमित पांडे इस वक्त मौजूद हैं, रवि सिंह वित्त मंत्रालय से लाइव हैं, प्रशांत चुड़े मुजफ्फरनगर में किसानों के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियोज में टैक्स एक्सपर्ट अश्विनी तनेजा जी हैं। अश्विनी जी स्वागत आपका। और रजत सेठी जी हैं अर्थशास्त्री। रजत जी आपका भी स्वागत। सबसे पहले अश्विनी जी ये बताइए, अब तो ये फुल बजट है, इसमें उम्मीदें मिडिल क्लास को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं इस सरकार की कार्यनीति समझ पाया हूँ, उम्मीदें तो टैक्स पेयर की पूरी बनी हैं, बनी रहनी चाहिए कि जो राहत मिल जाए अच्छा है, जिस महंगाई से बचाव हो जाए अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार का ध्यान ज़्यादातर पॉलिसी फ्रेमवर्क पे रहा है। तो इस बार भी इसको कैसे टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया जाए, लिटिगेशन को कम किया जाए, फेसलेस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सारी उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर ध्यान होगा। हो सकता है ओल्ड रिजाइम न्यू टैक्स रिजाइम इसको मर्ज कर दें और जो डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलती हैं उसमें मिल जाएं, ऐसा हो सकता है कर दें, वो एक बहुत बड़ा बोनस। लेकिन हो सकता है, मैं जवाब हो सकता है बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं। मुझे लगता है कि इस बार छेड़ेंगे नहीं ज्यादा, सिर्फ उसको ज्यादा टैक्स पेयर फ्रेंडली, सिर्फ जो अपना सिस्टम है पॉलिसी फ्रेमवर्क पे ज्यादा काम होगा। टैक्स की रियायतों में मुझे उम्मीद कम लग रही है। रजत जी, चैलेंजेस जो हैं वो हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो इकोनॉमिक सर्वे भी बताता है कि काफी हेल्दी है इस वक्त। तो उसको देखते हुए और नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, इसको देखते हुए क्या उम्मीदें की जाएं कुछ मिडिल क्लास के लिए? बाकी वर्गों के बाद में आएंगे, लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को भी देखें तो उसमें एक बिंदु है जो कि बोलता है कि प्राइवेट कंजम्पशन थोड़ा सा कम रहा है औसतन, जितना अगर आप बाकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक प्राइवेट कंजम्पशन से मतलब? प्राइवेट कंजम्पशन मतलब लोगों के हाथ में अगर पैसा नहीं होगा तो वो कंजम्पशन के लिए स्पेंडिंग नहीं करेंगे उसमें। तो लोगों के हाथ में पैसा कम है, ऐसा आकलन है? ऐसा 4% की दर से ही उसकी ग्रोथ हो रही है। बनिस्पत अगर आप जीडीपी की ग्रोथ देखें उसकी दर 8% के आसपास है। तो लोगों के पास और पैसा छोड़ना सरकार की एक नीति जरूर रह सकती है। तो इसलिए आपको देखने में मिलेगा कि सब्सिडी अभी तक जो भी रेजीम रही है, जैसे पीएम किसान 6,000 रुपये अगर देते हैं तो हाथ में अब शायद दुगना दें। अगर आप मिडिल क्लास की बात करें, थोड़ा बहुत टैक्स रैशनलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है ज़रूर। मुझे लगता है पुरानी जो प्रणाली थी टैक्स व्यवस्था की, उसको छोड़ के पूरी तरीके से नई प्रणाली पे जाया जाएगा और उसमें स्लैब को भी रैशनलाइज करने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ जो आप कह रहे हैं कि ये जो चॉइस थी कि अगर बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रेजिम में थे, ये बजट में हो गया था, लेकिन जो ओल्ड टैक्स रेजिम थी, जो पुराने स्लैब थे, वो जो चॉइस थी वो चॉइस अब शायद ना रहे और सब कुछ न्यू टैक्स रेजिम और एक ही टैक्स रेजिम हो जाए। निश्चित रूप से देखिए, नए टैक्स रेजिम के 2-3 फायदे थे। उसमें अलग अलग तरीके से प्रोसेसेस को ऐसे बनाया गया ताकि सिंपल हो सके। एक छोटा करदाता भी जो है उसमें ऑटोमेटिक लेवल पे जाके पेमेंट कर सके, टैक्स की जितनी भी उसकी टैक्स बनता है उसको दे सके। पुरानी व्यवस्था में चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। कहाँ से आपको एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। इन सब को हटा के सिंपल रेजीम को लाने की कोशिश होगी ताकि कंप्लायंस बढ़ सके। और मुझे लगता है उसमें अगर देश को वो नए रेजीम की तरफ पुश करते हैं तो कुछ ना कुछ रियायत देने बनता है। और मुझे लगता है कि बहुत दिनों से इंतज़ार रहा है मिडिल क्लास का, शायद इस साल जाके पूरा हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एक नई तरीके से एक फाउंडेशन डाली जा रही है अगले 5 सालों के लिए। चुनाव से निकल के आई है अभी सरकार, और चुनावों में कई चीज़ें सीखने को भी मिली हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ग्रोथ इंजन चलता रहे, बदस्तूर चलता रहे 8% पे। कंजम्पशन को उठना होगा, सेविंग्स को उठना होगा और जॉब्स क्रिएट होने होंगे। इसके लिए जो यथासंभव होगा उसको किया जाएगा। अगर मिडिल क्लास का गुस्सा है तो वो सब आगे आने वाले चुनाव में भी, असेंबली चुनाव में भी प्रभाव दे सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को साध के चलना चाहेगी सरकार। एक्चुअली इसमें जो ओल्ड और न्यू का जो कॉन्सेप्ट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ओल्ड में टैक्स रेट की जो रियायत है वो थोड़ी कम है, लेकिन टैक्स डिडक्शन मिलती है। इसमें टैक्स रेट बेटर है टैक्स रिजीम में, तो दोनों में से एक को चुनना पड़ता है, तो कहीं खो रहे हैं कहीं पा रहे हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये होगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाएं
और जो डिडक्शन आप नहीं दे रहे हैं उनमें से जितनी डिडक्शन यहाँ दे सकते हैं वो दें। तो जो रजत जी कह रहे हैं उसका भी फायदा होगा कि उस डिडक्शन जब मिलेंगी आपको तो नेचुरली आप थोड़ा सा सेव भी करेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमी में बूस्ट आने के लिए, क्योंकि सेविंग्स को लेकर भी एक सवाल है कि बिल्कुल है। देखिए प्राइवेट सेविंग्स जो है, हाउस होल्ड सेविंग्स इसको बोलते हैं, उसकी भी दर कम हुई है। तो काफी ज्यादा ये एक तो सरकार को सेविंग बढ़ानी है ताकि लोग, देखिए सेविंग ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, लोगों के हाथ में आप जब कैश आएगा उसमें थोड़ा बहुत कंजम्पशन भी स्पेंडिंग करेगा और थोड़ा बहुत बचत में करेगा, तो वो जो बैलेंस होगा उसके मैं रोक रहा हूं, उधर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और वो वित्त मंत्रालय में। रवि, किशोर मैं बिल्कुल जय देखिए बिल्कुल जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था बार बार, निर्मला सीतारमण इस समय बाहर आ चुकी हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उनके साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी उनके साथ में। ये देखिए फोटो ऑप है, इसमें फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाने से पहले एक परंपरा रही है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आती है वित्त मंत्रालय के बाहर। इस समय आप देखें कि एक दस्तावेज है, एक छोटा सा, क्योंकि अब पहले ब्रीफ केस हुआ करता था, बड़ा ब्रीफ केस हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल छोटा हो चुका है क्योंकि डिजिटल जमाना है। और आप देखें कि किस तरीके से वित्त मंत्री इस समय बाहर आ चुकी हैं और अब से थोड़ी देर के बाद 11 बजे जब बजट पेश करेंगे उनकी स्पीच होगी और एक रिकॉर्ड भी कायम होगा जब 7वीं बार वित्त मंत्री, ऐसी पहली वित्त मंत्री होंगी जब लगातार 7वीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं। और वित्त मंत्री अब आगे की तरफ बढ़ते हुए उनकी गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, यानी कि अब वो राष्ट्रपति भवन के लिए आगे बढ़ेंगी और उनके साथ में वित्त मंत्रालय के भी अधिकारी मौजूद होंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी, उनकी भी गाड़ी पीछे आप देखिए अब अंदर जा चुकी है और अब से थोड़ी देर के बाद में वित्त मंत्री सीधे पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन, वहां पर औपचारिक अप्रूवल लेंगे, एक अनुमति लेंगी, मंजूरी लेंगी। अब ये देखिए गाड़ियों को जो काफिला है आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ जो काफिला है आगे बढ़ रहा है, वहां से भी तस्वीरें हमारे सहयोगी अमित पांडे भी दिखाएंगे क्योंकि खुद राष्ट्रपति भवन अमित पांडे हैं। तो ये इस समय जो गाड़ियों का काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति भवन के अंदर लगभग 10 मिनट तक वित्त मंत्री रहेंगी और वहां पर अप्रूवल लेने के बाद अब उसके बाद फिर वो यहां से पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे। किशोर जी, तो निर्मला सीतारमण की तस्वीरें हम देख रहे हैं, रवि ने जैसा बताया। रवि, अब से ये 11 बजने में तो अभी काफी टाइम है, तो अब से लेकर जो 11 बजे तक प्रक्रिया होगी वो एक बार फिर दोहरा दें दर्शकों के लिए। देखिए किशोर, अब से क्योंकि वित्त मंत्री यहां से निकल चुके हैं, वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ में है, कैमरा पर्सन इस समय राकेश नेगी भी दिखाएं, और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद एक कैबिनेट की मंजूरी की भी जरूरत होती है जब वहां पर पार्लियामेंट में 11 बजे का जो बजट पेश करना होता है, तो उस बाद कैबिनेट की बैठक में अप्रूवल लेने के बाद बाकायदा 11 बजे फाइनली बजट पेश किया जाएगा। 7वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, आम बजट, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का बजट। इस बजट में उम्मीदें तमाम लोगों को इस बात को लेकर है क्योंकि चुनाव के बाद ये पहला पूर्णकालिक बजट है। इस समय बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में एनडीए की सरकार है, तो सहयोगी दलों की भी बहुत सारी ऐसी डिमांड रही हैं जिनको भी पूरा करना और उस पर गौर करना सरकार के लिए इस समय जरूरी भी होगा, खास करके किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर तबका के लिए, मिडिल क्लास लगातार ये डिमांड करता रहा है कि अपर क्लास या लोअर क्लास के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक बड़ी आबादी जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर है, टैक्स भरता है, तो उसके लिए भी सरकार को सोचने की जरूरत है। इस दौरान मैं तस्वीरें भी आप दिखाऊं कि राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, और राष्ट्रपति भवन के अंदर काफिला जा चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं, लगभग 10 से 12 मिनट अंदर रहेंगे, इसके बाद बाहर निकल आएंगे वित्त मंत्री। जी, उधर अमित पांडे राष्ट्रपति भवन से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रशांत चुरे, जैसा हमने बताया, मुजफ्फरनगर में किसानों के साथ हैं। हम सीधा अमित पांडे के पास चलते हैं। विजय चौक से यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। यतेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल किशोर, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। तो यतेंद्र, अब जैसा रवि ने बताया, अभी तो वहाँ वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री हैं और उसके बाद ये काफिला जो है यहाँ से लेकर बजट भाषण तक जो है पूरी प्रक्रिया चलेगी, जो पूरी औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी।
देखिए बिल्कुल वित्त मंत्री अपने सहयोगी वित्त राज्य मंत्री के साथ राष्ट्रपति भवन निकल चुके हैं और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वो सीधे पार्लियामेंट आएंगे और पार्लियामेंट में करीब 10:15 बजे कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी, जहां पर इस बजट को मंजूरी कैबिनेट के माध्यम से दी जाएगी और ठीक 11 बजे सीधे उस कैबिनेट की मीटिंग से ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में जाएंगी और बजट पेश करेंगी, क्योंकि उम्मीदों भरा बजट इसको बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं 2047 का जो विकसित भारत, विकसित देश बनाने का जो टारगेट है उसको, उस सफर को आगे ले जाने का काम ये बजट करेगा। यानी कि 5 साल बड़े बेहद मजबूती से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बेहद खास रहेंगे ये 5 साल। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि 2024 में जो अपेक्षाओं से कुछ सीटें कम आई हैं और आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उनको भी ध्यान में रखा गया होगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको भी ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया होगा। यानी कि उम्मीदों को जो पंख लगेंगे उसके साथ साथ जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको भी ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया जाएगा। यानी कि अब से कुछ देर है राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद पार्लियामेंट जाएंगी, पार्लियामेंट में कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगी, जहां कैबिनेट की मंजूरी इस बजट को मिलेगी और उसके बाद ये पेश किया जाएगा। जी हाँ, जो यतेंद्र आपने बात की, रजत, विधानसभा चुनाव भी हैं, हालांकि वो चुनाव तो खत्म हो गए और ये विधानसभा चुनाव वैसे उतने शायद इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो थोड़ा सा जो बार बार बात हुई कि जो सीटें कम हुई हैं उस नैरेटिव को भी बदलना पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए। क्या बजट में वो कोशिश होगी? क्योंकि अभी तक जो हमने 10 साल देखे उसमें बजट को इन सब चीज़ों से, चुनावी रणनीति से अलग ही रखकर देखा गया अभी तक तो जो बजट देखे गए थे, लेकिन इस बार क्या अलग हो सकता है तीसरे कार्यकाल में? ये जो नई तस्वीर उभरी है पॉलिटिकली, थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी बात सही है। मुझे लगता है कि अभी तक राजनीति की जो परछाई थी वो बजट पर नहीं पड़ती थी। ये प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट रहा था कि देश की जो अर्थव्यवस्था है अगर वो ठीक पहियों पे नहीं चली तो राजनीति का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब जो परिस्थिति आज है और इसमें काफ़ी सारी एनालिसिस हुई है और उस एनालिसिस में एक चीज़ निकल के आई है कि कुछ बिंदु ऐसे हैं अर्थव्यवस्था के जो कि लगातार सिग्नल दे रहे हैं कि अगर आप नहीं सुधारा तो उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को भी ध्यान में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेगी सरकार और बजट में लेकर आएगी। ये चुनाव जो आने वाले हैं सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि एक आमूलचूल परिवर्तन लेकर आना। अगर जॉब सेंट्रिक ग्रोथ बनानी है कि नौकरियां लगें तो उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए? नौकरियां बड़ी